Very good morning, plus one student. I am your physics teacher, Mr. Sushant Sharma from GE English School, Kangar. Dear student, today I will discuss the topic law of conservation of linear momentum. Law of conservation of linear momentum means इसकी हम डेरिवेशन करेंगे बेटा. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. What is the statement? What is the meaning of this law of conservation of linear momentum? Conservation means सेम रहना, मोमेंटम का सेम रहना, मोमेंटम का चेंज नहीं होना. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है? m1 m2 मास वाली बॉडीज अगर आपस में कोलाइड करती है तो जितना इन दोनों बॉडी के मोमेंटम का सम कोलिजन से पहले होगा उतना ही इन दोनों बॉडी के मोमेंटम का सम आफ्टर कोलिजन. व्हाट डज दैट मीन? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. कोलिजन क्यों ले रहे हैं हम बॉडीज का? क्योंकि हमने इस स्टेटमेंट को डेवलप करना है, डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. मान लेते हैं m1 एंड m2 मास में बॉडी कोलिजन से पहले u1 एंड u2 वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे इन स्ट्रेट लाइन. m1 मास वाली बॉडी m2 मास वाली बॉडी को हिट करे. वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब m1 मास वाली बॉडी की u1 वेलोसिटी u2 से होगी हाई. मींस अगर ये बॉडी बेटा धीरे धीरे चलती हो और ये बॉडी पीछे से फास्ट आई तो 100% श्योर m1 मास वाली बॉडी m2 मास वाली बॉडी को हिट करेगी ही. ये कोलिजन हो गया, ये इसने इसको हिट किया, कोलिजन हुआ. कोलिजन में क्या हुआ? m1 मास वाली बॉडी ने m2 के ऊपर फोर्स लगाया एंड न्यूटन थर्ड लॉ से m2 मास वाली बॉडी m1 मास वाली बॉडी पे फोर्स लगाई. कोलिजन के बाद दोनों बॉडी अलग अलग हो गई. हुआ क्या? जो m2 मास वाली बॉडी थी उसने फास्ट दौड़ना शुरू कर दिया इन कंपैरिजन टू द बॉडी हैविंग मास m1. क्यों? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि m2 मास वाली बॉडी चाहती है कि उसको m1 मास वाली बॉडी कहीं दूसरी बार हिट ना कर दे, सेकंड टाइम हिट ना कर दे. उस मोटिव के लिए m2 मास वाली बॉडी की वेलोसिटी m1 मास वाली बॉडी की वेलोसिटी से होगी हाई, जब होनी चाहिए हाई. नाउ लेट अस सी दैट. मान लेते हैं जब कोलिजन हुआ दोनों बॉडी के बीच में तो वो हुआ dt टाइम तक. कोलिजन के दौरान क्या हुआ? m2 मास वाली बॉडी ने फोर्स लगाया m1 मास वाली बॉडी पर. इस एरो का मतलब सेकंड बॉडी ने फोर्स लगाई फर्स्ट बॉडी पे. तो फोर्स जो है होती है चेंज इन मोमेंटम. कौन सी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है? फर्स्ट बॉडी पे. और अगर फोर्स फर्स्ट बॉडी पे एक्ट करी है तो मोमेंटम फर्स्ट बॉडी का चेंज होगा इनटू ये आ जाएगी हमारे पास क्या? dp ओवर dt. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऐसा है ना. तो जब सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी के ऊपर कोलिजन के दौरान फोर्स लगाएगी, सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगाएगी तो बेटा इससे मोमेंटम फर्स्ट बॉडी का चेंज होगा. तो कितनी चेंज आएगी फर्स्ट बॉडी के मोमेंटम में? वो होगी f12 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू dt एंड दैट विल इक्वल टू व्हाट? dt1 एंड दैट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी. जिस बॉडी पे फोर्स एक्ट करेगा उसी का ही मोमेंटम चेंज होगा. तो फर्स्ट बॉडी का फाइनल मोमेंटम कितना? m1v1. इनिशियल मोमेंटम कितनी थी? m1v1. तो हमारे पास क्या रिजल्ट हो जाएगा? f12 into dt it will equal to dt1 भी चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी. तो ये हो गया फर्स्ट बॉडी का फाइनल मोमेंटम माइनस फर्स्ट बॉडी की इनिशियल मोमेंटम. तो ये आ गई फर्स्ट बॉडी की मोमेंटम में चेंज. इसी तरह से क्या होगा? सेकेंड बॉडी फोर्स लगाएगी, सेकेंड बॉडी पे फोर्स एक्ट करेगा फर्स्ट बॉडी के बाद. कितने टाइम तक लगेगा ये फोर्स? dt टाइम तक.
क्योंकि कोलिजन हो रहा है दोनों सेम टाइम का फोर्स लगाएंगे। अगर फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे फोर्स लगा रही है तो मोमेंटम सेकंड बॉडी का चेंज होगा, तो यहाँ से भी dp2 वैल्यू अप्लाई कर दो यहाँ से, दिस इम्प्लाइज F21 into dp it will equal to what? Change the momentum of second body, तो सेकंड बॉडी का फाइनल मोमेंटम माइनस सेकंड बॉडी का इनिशियल मोमेंटम। ये ध्यान रखना, dp2 फोर्स अगर सेकंड बॉडी पे एक्ट कर रही है तो मोमेंटम सेकंड बॉडी का चेंज होगा, तो सेकंड बॉडी के मोमेंटम में चेंज होगी कैसे? फाइनल मोमेंटम सेकंड बॉडी का माइनस इनिशियल मोमेंटम। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करो, देन यू विल गेट व्हाट? ऐड करके देखो बोलो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या बनेगी हमारे पास? F12 प्लस F21 into dt it will equal to what? M2v2 minus M2u2 plus M1v1 minus M1u1. Let it be equation number 3. कोलिजन हो रहा है M1 एंड M2 मास वाली बॉडी में, सो दैट्स व्हाई M1 मास वाली बॉडी क्या करेगी? M2 पे फोर्स लगाएगी एंड न्यूटन थर्ड लॉ से दूसरी बॉडी जो है वो अनदर बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगी। अगर सेकंड बॉडी के ऊपर फर्स्ट ने फोर्स लगाया तो न्यूटन थर्ड लॉ से सेकंड फर्स्ट पे भी फोर्स लगाएगी। तो अब आते हैं भाई न्यूटन्स थर्ड लॉ। वाई न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है हमारे पास? F12 that will equal to minus F21, clear? इसको अप्लाई कर दो यहाँ जैसे, this implies what? F12 plus F21 it will equal to 0. Now you put this value in this equation number 3. So equation number 3 will become what? इक्वेशन नंबर 3 में क्या हो जाएगा? न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई किया, ये ब्रैकेट पूरी 0, तो इक्वेशन नंबर 3 ये बन जाएगी। नोट करो इसको, ठीक। अब इनको रीअरेंज करो, यहां से u वाली टर्म एक साइड ले लो, तो क्या होगा? ये नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड आपका पॉजिटिव, m1u1 प्लस m2u2, ये क्या बन गया? M1 एंड M2 मास वाली बॉडी के मोमेंटम का सम कोलिजन से पहले, क्योंकि U1 U2 कोलिजन से पहले है वेलोसिटीज इन दोनों बॉडीज की। इट विल इक्वल टू M1v1 प्लस M2v2, तो ये होगी सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू सम मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कहां से डिराइव किया? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करके। क्लियर? आर्टिकल इज ओवर। नाउ लेट अस स्टडी एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, दैट इज रिकॉइल ऑफ द 9th स्टैंडर्ड में भी हम पढ़ते हैं इसको, लेकिन +1 के बीच में पढ़ने का क्या मोटिव है? हम इसको वेक्टर फॉर्म में स्टडी करेंगे। वेक्टर फॉर्म से रिकॉइल ऑफ गन की हमें डायरेक्शन स्पेसिफाई होगी, डायरेक्शन क्लियर होगी। मान लेते हैं हमारे पास गन है, ठीक, कैपिटल M मास वाली, और उसमें जो बुलेट है वो है स्मॉल m मास वाला। बुलेट का मास ये है गन, मास ऑफ गन। कोलिजन से पहले मींस फायर करने से पहले ना गन की मूवमेंट होगी ना बुलेट की, इसलिए बिफोर फायर दोनों का मोमेंटम कितना होगा? सम ऑफ मोमेंटम ऑफ गन एंड गन
प्लस बुलेट दैट विल इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, फायर करेंगे, तो फायर से क्या होगा, बुलेट फॉरवर्ड मूव करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मोशन ये हो गया। बुलेट छोटी होती है तो बुलेट की वेलोसिटी v ले लिखा, क्लियर। एंड देन रिकॉइल करेंगे बैकवर्ड, कितनी वेलोसिटी के साथ, कैपिटल v वेलोसिटी के साथ। हम क्या करेंगे, इस कैपिटल V को फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्मॉल v। कैसे फाइंड करेंगे कि कैपिटल V क्या है, फायर करने के बाद गन की वेलोसिटी, स्मॉल v क्या है, बुलेट की फायर करने के बाद वेलोसिटी। तो दोनों की वेलोसिटी का सम कितना हो गया आफ्टर फायर। आफ्टर फायर मोमेंटम कितनी होगी दोनों की, ये गन की मोमेंटम प्लस ये बुलेट की मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलता है जितना गन एंड बुलेट का मोमेंटम फायर करने के बाद होगा उतनी मोमेंटम पहले कितनी थी दोनों के मोमेंटम, दैट वाज 0। तो यहां से आप क्या करो, गन की वेलोसिटी फाइंड करो, mv वेक्टर इक्वल टू माइनस स्मॉल mv वेक्टर। तो यहां से ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, स्मॉल m ओवर कैपिटल M इनटू स्मॉल v। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि गन की डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी अपोजिट। नेगेटिव साइन मींस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बुलेट, क्लियर। एंड अगर मैं मैग्नीट्यूड लूं तो मैग्नीट्यूड ये है स्मॉल m कैपिटल M इनटू स्मॉल v। तो कैपिटल V ओवर स्मॉल v, ये आ गई स्मॉल m ओवर कैपिटल M। लेकिन ये वाली फैक्टर क्या है, स्मॉल m दैट इज वेरी लेस देन मास ऑफ गन। बुलेट का मास बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है गन के मास के कंपैरिजन में। सो दैट्स व्हाई स्मॉल m ओवर कैपिटल M लेस देन 1। देयरफॉर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, कैपिटल V ओवर स्मॉल v लेस देन 1। देयरफॉर कैपिटल V दैट विल very small and small v means गन बैकवर्ड तो आएगी, फायर करने के बाद गन बैकवर्ड तो मूव करेगी आएगी, लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल वेलोसिटी के साथ इन कंपैरिजन टू द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। दिस इज एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट इज propulsion of the rocket, upward motion of the rocket, और उसको हम डिराइव करेंगे नेक्स्ट में। थैंक यू स्टूडेंट्स।